If you want to become officer in the defense forces, it is essential, it is must that you must. अगले 4 दिन की प्रोसेस जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और वो साइकोलॉजिस्ट को पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग का असेस दे देती है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने अंदर गुणों को विकसित करना और अवगुणों को हटाना, यह सबसे बड़ा टास्क है। बचपन से ही जिसको राक्षसों का भय सताता रहा हो, प्रेमिका को जिसे छोड़ना पड़ा हो जिसे वो प्रेम करते थे, और ऐसा व्यक्ति, इतनी कठिनाइयों में जीता हुआ व्यक्ति, इंट्रोडक्शन टू एसएसबी टेस्ट, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस। यानी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की आज मैं बात करूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ऑफिसर्स के चयन की, इसमें कौन कौन से अंग हैं और उसमें आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी आपकी टेस्टिंग होती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं पूरी पिक्चर का, ट्रेलर टाइप दे देता हूं, उसके बाद हम टॉपिक को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जैसे पीपीडीटी का एक टर्न हुआ, उस पर मैंने प्रैक्टिस सेशंस दिए, एसआरटी का टर्न हुआ, डब्ल्यूएटी का टर्न हुआ, बाद बाकी का इंडिविजुअल सेशंस में हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेना। तो जैसा स्पष्ट है इस पीपीटी से स्पष्ट है कि आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसएसबी टेस्ट। जो एसएसबी टेस्ट होते हैं उनका क्या इंट्रोडक्शन है, यानी कि एसएसबी में क्या क्या होता है। हम इसमें देखिए आज क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर समझेंगे व्हाट इज एसएसबी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसएसबी टेस्ट, एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यूज, फाइनल कॉन्फ्रेंस, रिकमेंडेशन एंड ट्रेनिंग, एंड 11th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। तो पहला आपका है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने कहा था ये सिलेक्शन प्रोसेस जिस प्रक्रिया पर टिकी हुई है, इसके 3 अंग हैं। एक तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप मन के अंदर जो सोचते हैं, वाचा जो आप बोलते हैं वो ग्रुप डिस्कशन में, पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर में चेक होता है, और तीसरा जो जीटीओ टास्क है जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर चेक करता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं पर टिका हुआ है मनसा वाचा कर्मणा, ये एसएसबी की प्रोसेस। और इसमें चेक क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि आपके अंदर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं, अफसर बनने लायक योग्यताएं हैं या नहीं। ऑफिसर बनने लायक योग्यताओं का मतलब है कि आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, प्लान कर सकते हैं या नहीं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं या नहीं, इनिशिएटिव ले सकते हैं या नहीं, आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है या नहीं, करेज है या नहीं, लॉजिकल एबिलिटी है या नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग है या नहीं, स्पीड ऑफ डिसीजन है या नहीं, इमेजिनेटिव पावर है या नहीं, और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है या नहीं। 15 ऑफिसर्स लाइक प्रक्रिया जो है, ये क्वालिटीज जो हैं, यही इस प्रक्रिया में चेक की जाती हैं जो 5 दिन की है। मैंने आपको बताया एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए भी जो ज्यादा से ज्यादा 20-25 एम्प्लॉइज को मैनेज करता है, उसके अंदर भी ये सारे गुण होने चाहिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तार्किक क्षमता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना। अगर ये सारी चीजें उस मैनेजर में हैं, तब वो ऑर्गेनाइजेशन को और उत्तुंग शिखरों पर ले जाएगा और बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी गुण नहीं है या आधे अधूरे गुण हैं, तो उसको अच्छा मैनेजर नहीं कहा जा सकता। वो किसी इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं, ऑफिसर बनने के लिए ये चाहिए, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए, मैनेज करने के लिए भी ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप चाहे किसी हॉस्पिटल में देखेंगे तो वो भी एक मैनेजर चला रहा होता है उसको, किसी मॉल में जाएंगे वहां भी एक मैनेजर होता है जो चीजों को मैनेज करता है, बैंक में जाएंगे वहां तो मैनेजर होता ही है, उसका नाम ही मैनेजर होता है, बाकायदा उसकी पोस्ट होती है मैनेजर की। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए भी हमें कुछ मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। उन मैनेजर्स को ही क्या बोला जाता है, ऑफिसर। अब चूंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने ट्रेड्स हैं, यानी इतने माइक्रो लेवल पर यहां मैनेजमेंट चलता है कि अगर आप वेपन फायरिंग के लिए गए और जितने आपने कार्टेज फायर किए, जितने कारतूस फायर किए, तो उनकी जो पीछे ढक्कन निकलता है ना, उनको आपको साथ लेके आना पड़ता है कि साहब हमने 30 फायर किए, ये 30 ढक्कन उसके एवज में प्रूफ है, क्योंकि बारूद उसमें से निकल जाता है, खोखला उसमें से जो पीछे वाला पार्ट है वो बच जाता है। तो यानी कि
इतनी बड़ी फौज, इतनी फायरिंग रेंज डेली चल रही है, इतनी प्रैक्टिस अभ्यास डेली उनका रेगुलर प्रिपरेशन चल रही है निशानेबाजी की, लेकिन एक एक कारतूस का हिसाब होता है। इतने बड़े, जहां लाखों लोग हैं, लाखों उसकी ब्रांचेस हैं, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जल को, थल को, वायु को, तीनों को कवर करता है, इतना माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट के लिए आपको ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रीफ ओवरव्यू यही है कि अगर ये क्वालिटीज हैं तभी आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, तभी आप स्ट्रेटजी अच्छी बना सकते हैं, तभी आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जीत के लिए कभी कभी केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ बुद्धि का घात चाहिए, छल चाहिए, छद्म चाहिए, कौशल चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। और स्ट्रेटजी प्लानिंग जब तक हमारे पास नहीं है, हम किसी युद्ध को नहीं जीत सकते। राइट? पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन का जो पर्पस है वो ये है ताकि आप इस 5 दिन की प्रक्रिया से रूबरू हो सकें कि आखिर ये माजरा है क्या। राइट? व्हाट इज एसएसबी? नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज एसएसबी। डेफिनेशन ऑफ दिस इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसको हम बोलते हैं एसएसबी। बहुत सारे इसको सीमा सुरक्षा बल मान लेते हैं, ये सीमा सुरक्षा बल नहीं है, ये है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये 5 दिन की प्रक्रिया है इंटरव्यू की, जो ऑफिसर बनने के लिए होती है। इफ यू वांट टू बिकम ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस, इट इज एसेंशियल, इट इज मस्ट दैट यू मस्ट क्रैक द एसएसबी। एसएसबी मींस इस प्रक्रिया के तहत ही आप ऑफिसर बन सकते हैं। राइट? एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स रोल इन सेलेक्टिंग ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जितनी भी हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें अगर अफसर का चयन होगा तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। विदाउट फेसिंग द एसएसबी बोर्ड, यू कैन नॉट बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस एज फार एज इंडियन डिफेंस इज कंसर्न्ड। एसएसबी बोर्ड्स लोकेशन काफी हैं एसएसबी बोर्ड्स की, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी लोकेशन है एसएसबी बोर्ड की, कहां कहां एसएसबी होता है। जैसे कि जब हम प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज भी एक बोर्ड है एसएसबी का। राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसबी, यानी इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। हाईलाइट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसएसबी टेस्ट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बच्चे के अंदर उन क्वालिटीज का टेस्ट करना कि बच्चा 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज इसमें है या नहीं, या फिर इसमें इन क्वालिटीज की भविष्य में उत्पन्न होने की कोई संभावना है या नहीं। इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की संभावनाओं पर ही यह टेस्ट टिका हुआ है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है वो क्वालिटीज असेस करना बच्चे के अंदर, जो एक अच्छे मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, जो एक अच्छे ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, जो हर उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। अगला है असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑफिसर लेवल पोजीशंस, यानी कि अभी जो पोजीशन होगी आपकी, वो ऑफिसर बनेंगे आप डिफेंस फोर्सेस में, तो इन क्वालिटीज का होना एसेंशियल है। ये गुण है तभी कहे जा सकते हैं कि आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसीलिए सूटेबिलिटी देखी जाती है कैंडिडेट की कि ये कैंडिडेट ऑफिसर बनने के लिए, ऑफिसर लेवल की पोजीशंस को होल्ड करने के लिए सुटेबल है या नहीं, इसके लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीडर्स विद द डिजायर्ड क्वालिटीज। हमको पता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ तो गुण होते हैं। मोदी जी हैं, कुछ ना कुछ तो उनमें गुण है, इसीलिए वो इतने सफल नेता हैं, कुछ तो गुण रहे होंगे। तो ये एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं, डिजायर्ड क्वालिटीज कुछ होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये तो भाई लीडर के अंदर होनी ही चाहिए। लाइक सोशल एडेप्टेबिलिटी, जहां जाए वो एडेप्ट हो जाए चीजों के, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में भी एडेप्ट होने की उसकी प्रवृत्ति हो, तो वो अच्छा नेता माना जाता है। राइट? कॉपरेशन की जिसमें प्रवृत्ति हो, जिम्मेदारी का भाव जिसमें हो, डिटर्मिनेशन जिसमें हो, रीजनिंग एबिलिटी जिसमें हो, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जिसमें हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस जिसमें हो, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये पोटेंशियल लीडर है और इसके अंदर लीडर बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसबी, जिससे कि मैंने आपको रूबरू कराया। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ओवरव्यू ऑफ द कॉम्प्रेहेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस, इसका ओवरव्यू यही है कि पहले दिन हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट होता है, जिसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन का हो सकता है, नंबर सीरीज का हो सकता है, लेटर सीरीज का हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो सकती है। तो एक तो टेस्ट पहले दिन वो होता है, और दूसरा होता है पीपीडीटी, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वीडियो भी आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड तक आपको एक हेजी
अनक्लियर पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पिक्चर पर आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है और फिर उस स्टोरी पर हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो पहले दिन की प्रोसेस ये है। इसके अलावा फिर अगर पहले दिन आप क्लियर कर देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो अगले 4 दिन और आपकी टेस्टिंग चलती है। वो एसआरटी की, WHAT की यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की, इन सब की टेस्टिंग आपकी चलती है। GTO टास्क होते हैं लगभग 9, उनको आगे के 4 दिन के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए स्टेजेज ऑफ HSB टेस्ट, हमारी स्टेजेज क्या है। पहली स्टेज जैसा कि मैंने बताया वो क्या है, हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको बोला जाता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसकी विस्तृत चर्चा मैं कल आपके साथ कर चुका हूं। दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्या आता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ही आता है। WAT वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एक शब्द दिया जाता है और आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है। ऐसे आपको मान लिया 50 शब्द दिए गए और 50 सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। और ये सारे टेस्ट टाइम कांस्टेंट मैनर में होते हैं। टाइम कांस्टेंट का मतलब समय इनको करने के लिए बहुत कम मिलता है। इसके बाद ग्रुप टास्क होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और फाइनल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज 5 डेज। 5 दिन में आपको पता चल जाता है कि आप सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। उसके अलावा 3 या 4 दिन आपको मेडिकल में लगते हैं। ठीक है। अगला है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बारे में हालांकि मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कल का वीडियो आप देख सकते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट को मैंने पूरा बताया कि इसका पर्पस क्या होता है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, कौन सी क्वालिटीज टेस्ट होती हैं, कैसे आपको स्टोरी बनानी है, कैसे उस पर डिस्कशन करना है। हालांकि एक विस्तृत क्लास अभी और लगनी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टोरी नहीं बना पाए। मैंने कहा था 100 से 125 शब्द की आपकी स्टोरी रहनी चाहिए और स्टोरी में इधर उधर की चीजें नहीं रहनी चाहिए, डायरेक्ट आप पॉइंट पर आइए। राइट, क्योंकि ज्यादा इधर उधर चीजों को घुमाएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे तो शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी, आप स्टोरी पूरी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये टाइम कांस्टेंट मैनर में आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है। तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट का पर्पस है, मैंने कहा था दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है, मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि शराब में ऐसी कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है जिससे कि वो भजन को गालियों में परिवर्तित कर दे। एक व्यक्ति जो बड़े सद्भावों से भरा हुआ माना जाता है, बड़ा संत माना जाता है, भजन गाने वाला माना जाता है, भजन करने वाला माना जाता है, अगर उसको शराब पिला दी जाए तो वही व्यक्ति गाली देने लगता है। तो शराब के अंदर साइंटिस्ट ने खोजा ऐसी कोई केमिस्ट्री नहीं है जो सद्भाव को और भजनों को गाली में परिवर्तित कर दे। लेकिन चूंकि उसके अंदर पहले से ही गाली चल रही थी, शराब ने क्या किया, जो होश में वो था, खुद के संतुलन बनाया हुआ था, खुद को साधे हुए था, वो होश उसने खत्म कर दिया, उसको भुला दिया। तो जो अंदर था वो चीजें बाहर निकलने लगी। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिस्ट कुछ टास्क के माध्यम से ही आपके अंदर छुपी बातों को बाहर निकालता है। राइट, आपके अंदर आप ये खुद में चिंतन करिए, इसमें मेरा भरोसा मत करिए, सोच के देखिए कि आपके दिमाग में क्या क्या ऊल फिजूल बातें चलती हैं। अगर उनको किसी के सामने बताएंगे तो आप समझा जाएगा यार बड़ा बुरा इंसान है, तू ऐसा भी सोच सकता है क्या। सोच के देखिए, हम ऐसी चीजें सोच जाते हैं जो कभी संभव ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हम सोचते हैं। राइट, तो ये सोचने की तो प्रक्रिया, लेकिन बाहर से हम कैसे बने, बिल्कुल अप टू डेट, अनुशासित एकदम, जैसे कि हम कितने सीधे हैं, जैसे कि हम कितने सज्जन हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। राइट, हमने क्या किया है, संतुलन साधा हुआ है, हम होश में हैं। हमने बना लिया है कि भाई ऐसा हम कहेंगे तो हमें गाली पड़ेंगी, लेकिन अपने मन की बातें आप किसी को बताएंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मन में क्या क्या ऊल फिजूल जुलूल चीजें चलती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपके मन के अंदर की बात निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, इन टेस्टों का सहारा लेता है। जो आपके अंदर चल रहा है ना, जो शराब पी के भजन गायक जैसे गाली देने लग जाता है ना, तो वैसे ही टाइम कांस्टेंट मैनर में ये टेस्ट इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि तुम अंदर की बात को इनडायरेक्टली कह देते हो। ये जो स्टोरी आप बनाते हो ना, ये किसी और पर नहीं बता रहे, ये स्टोरी जो आप बना रहे हो वो आपके खुद के बारे में सूचनाएं दे रही है। आप खुद कैसे हो, कैसी आपकी सोच है, इमेजिनेटिव पावर कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है, ये सारी सूचनाएं आप खुद के अंदर की दे रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। हो सकता है कि आपने सूचना सोच कुछ रहे हो, लिख कुछ दिया हो, बोल कुछ रहे हो, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और अगर पहले दिन ऐसी चीजें क्लियर नहीं हो पाती, कुछ शक रहता है कि हाँ इसके अंदर कुछ अफसर लाइक क्वालिटीज हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती, तो अगले 4 दिन की प्रोसेस जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और वो
साइकोलॉजिस्ट को पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग का असेस दे देती है और उसको पढ़ के साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं अथवा नेगेटिव हैं। डिटेल्स अबाउट द ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग, OIR टेस्ट जो होता है उसके बारे में मैंने बताया, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन सेंस हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रमेश 5 मीटर ईस्ट में गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर 3 मीटर गया, अब वो बताइए किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है इनिशियल पोजीशन से। मैं तुम्हारे नाना के, चाचा के, फूफा के, मामा का लड़का लगता हूं, बताओ मैं तुम्हारा कौन लगा? राइट? 2 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ये क्या है? नंबर सीरीज का है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही B C E और नेक्स्ट लेटर क्या होगा? ये कैसे क्वेश्चंस है? रीजनिंग के क्वेश्चंस। एक फिगर दे दिया, एक फिगर में कोई चीज 45 डिग्री घूमती है, फिर 90 घूमती है, फिर 135 घूमती है, तो अब कितना घूमेगी? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल के भी होंगे, नॉन वर्बल के भी होंगे। इसको कहते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR। ये पहले दिन ही होता है। इसके बाद PPT होता है, इसको मैंने बताया था PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। कल का आप वीडियोस देखिएगा, वो इंटरनेट पे भी पड़ा हुआ है, हो सके शेयर कीजिएगा उसको। राइट? इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि PPDT होता क्या है, एक ओवरव्यू। प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी कराऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था। अगला है क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग का? अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, जो आप मन में सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, स्टोरी अच्छी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी स्टोरी से रिफ्लेक्शन लग रहा है कि इस बच्चे के अंदर 15 अफसर लाइक क्वालिटीज हैं, तो पहले दिन आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगले 4 दिन और आपकी टेस्टिंग चलती है। लेकिन अगर इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ज्यादातर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं गणित पढ़ना आसान है, इंग्लिश रटना आसान है, ज्योग्राफी हिस्ट्री इनको पढ़ लेना रट लेना बड़ा आसान है, लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने अंदर गुणों को विकसित करना और अवगुणों को हटाना, यह सबसे बड़ा टास्क है। आपको अगर कोई बदलने को कहे तो फिर आपको बड़ी गुस्सा आती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो। और मैंने बताया कि इस स्टोरी का कोई हीरो होना चाहिए, हीरो की उम्र आप जैसी होनी चाहिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक आप जैसे होने चाहिए, बिकॉज आप किसी और के बारे में ये स्टोरी लिख के सूचना नहीं दे रहे, आप बता रहे हैं कि आपकी सोच क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको क्वालिफाई करने का मैंने मंत्र बताया, जो सोचें वही बोलें। देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन योर थॉट्स एंड आइडियाज, देयर मस्ट बी ऑनेस्टी। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, स्टोरी कैसे बनाएं, इस पर थोड़ी से आपको पता है स्टोरी हमेशा पास्ट में बनाई जाती है, तो मैं टेंसेस की एक क्लास आपको दे दूंगा, 1 या 2 क्लासेस में टेंस कवर आपके कर दूंगा, तो उसमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। राइट? इंग्लिश स्पीकिंग में ज्यादातर ट्रांसलेशंस चलते हैं और एक चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो 2 क्लासेस में आपकी ले लूंगा तो आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। बाद बाकी का बोलना आपको आएगा सुनने से और पढ़ने से। आप जितना इंग्लिश सुनेंगे न्यूज और अखबार पढ़ेंगे, उतनी ही इंग्लिश आपकी परिपक्व होगी। नहीं तो आप ग्रामेटिकली गलती करते रहेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। राइट? एक एक सेंटेंस को आपको बड़ी क्लैरिटी से बोलना है। नीचे जो पहला बैच चलता है, शायद वो 12th पास बच्चे हैं, मुझे उनके पास जा जाके सुनना पड़ता है कि बेटा क्या स्टोरी तुमने बनाई है। यानी कि वो उनकी वाणी में, उनकी आवाज में इतनी भी क्लैरिटी नहीं है, इतना भी फोर्स नहीं है, इतना भी ओज दम नहीं है कि वो वहां से बोलकर उनकी आवाज में सुन सकूं। तो आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति अफसर बनने लायक है? जब आप अपनी बात को ही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या कभी कभी हम जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में रहते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना, आराम से बोलना है, लेकिन स्पष्टता से बोलना है। बोलिए ऐसे कि किसी के मुंह पे आपने पत्थर फेंक के मार दिया है, फटाक से। एक एक चीज, एक एक शब्द जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मुझे पढ़ना है ये, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपको जब पूरा नहीं पढ़ना, एक एक 2-2 शब्द में तोड़ लीजिए उसको। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट पर्पस, डिटेल्स अबाउट द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आप मजे से बोलिए एक एक शब्द को बड़ी स्पष्टता से। ज्यादा फ्लुएंसी की जरूरत नहीं है, फ्लुएंसी में कुछ भी नहीं समझ में आता, ध्यान और देना पड़ेगा अफसर को आपको सुनने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब भी आप एक्सप्लेन करें, क्लियरली करें, और क्लैरिटी का केवल एक ही तरीका है
कि आप शब्दों को खट से फट से 3-3 4-4 भागों में तोड़ लें। अगर पूरी लाइन है एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट पर्पस, डिटेल्स अबाउट द ऑफिसर्स इंटेलिजेंट, रेटिंग टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक एक शब्द को आपको इस तरीके से बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि वह क्लैरिटी चाहिए। क्यों बोलना है आराम से? क्योंकि वहां पर एक एक शब्द आपका कीमती है। एक एक शब्द को सुनने के लिए जवान बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बच्चों ये तो होता है पहले दिन का टेस्ट। इसके बाद इस पीपीटी में हम आगे बढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ और भी स्तर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे कि थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। इसमें बहुत सारी एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स आपको दिखाई जाएगी, लगभग 10-11 पिक्चर्स आपको एक के बाद एक दिखाई जाएंगी, और बाय कोलैबोरेटिंग ऑल द पिक्चर्स यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑन इट। तो इसको हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। अगला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक आपको शब्द दिया जाएगा, उस पर आपको सेंटेंस बनाना है, लेकिन बड़ी जल्दी 5 से 7 सेकंड का सेंटेंस लिखने के लिए समय मिलेगा, तो सोचने के लिए तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। हमारा दिमाग है ना, ये काफी डिसीव करता है, हमें धोखा देता है। अगर हम नेगेटिव भी किसी वक्त के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर दिमाग अगर उसमें हम लगाएंगे तो हम सोचेंगे यार ये तो चीज सोचना नेगेटिव हुआ, इसको हम पॉजिटिव कैसे करें। तो फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं माइंड का एप्लीकेशन लगा के। तो अंदर आपके चल रहा है नेगेटिव, लेकिन तुमने दिमाग लगा के उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा लिखने का, तो सोचने का तो समय वैसे ही नहीं मिलेगा। 5 सेकंड में जब तुम्हें सेंटेंस बनाना है, तो जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो आप लिखेंगे। अगर मैं कहूंगा किल, तो आप लिखेंगे किल हिम, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आप इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे जो नेगेटिव है, या फिर जो आपके अंदर चल रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिविटी कितनी चल रही है और नेगेटिविटी कितनी चल रही है। नकारात्मकता हमारे मूल स्वभाव में है, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स लगती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी एक सिचुएशन दी जाती है, आपको उस पर क्या करना है, रिएक्ट करना है। वैसे हम परिस्थितियों से ही घिरे रहते हैं। मैन इज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, और सर्कमस्टेंसेस कंपेल अ मैन टू कमिट एनीथिंग, वेदर इट्स अ क्राइम और इट्स अ होली थिंग एंड ऑल दैट। तो परिस्थितियों से हम घिरे रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों में हम जैसा परफॉर्म करते हैं वही हमारी सफलता और विफलता को सुनिश्चित करता है। दुख के समय में, हार्ड टाइम में, जब आप बुरी तरीके से कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, परिस्थिति से घिरे हुए हैं, दुख का घना साया, बुरे दिन आपके चल रहे हैं, उनमें आपका कैसा रिएक्शन रहता है, यह आपकी सफलता और विफलता को निर्धारित करता है। भगवान कृष्ण के बारे में आपने सुना है, जिनका जन्म कहां हुआ, जेल में, और जन्म से पूर्व ही उनके हत्यारे हथियार पहना के बैठे हों कि कब ये कोख से बाहर निकले और कब इसकी हत्या की जाए। जिसने बचपन होते ही अपने मां बाप को छोड़ दिया, और बचपन से ही जिसके मां बाप जेल में हो, खुद का घर छोड़ के दूसरे के घर में शरण लेनी पड़ी हो, अपना गांव छोड़ा, नंदगांव में जाके शरण ली, बचपन से ही जिसको राक्षसों का भय सताता रहा हो, प्रेमिका को जिसे छोड़ना पड़ा हो जिसे वो प्रेम करते थे, और ऐसा व्यक्ति, इतनी कठिनाइयों में जीता हुआ व्यक्ति, जिसको कभी भागना पड़ा हो ब्रिज छोड़ के, द्वारका में जाके अपनी नई दुनिया बसानी पड़ी हो समुद्र में जाके, और ऐसा व्यक्ति महाभारत का देखिए सबसे बड़ा विजयी नेता बन के निकलता है। 5 निर्वासित बच्चों को अक्षौणी सेना के सामने विजय दिला देता है, और गीता जैसा उद्बोधन देता है जिस पर लाखों पीएचडी कुर्बान है, लाखों नोबेल प्राइज जिस पर कुर्बान है। ऐसा गीता का जैसा सिद्धांत देता है वो, जो कि अब तक का सबसे अमर ग्रंथ है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आइंस्टीन को भी शांति मिलती थी। आइंस्टीन कहता था मैंने बहुत सारी चीजें तो गीता से ली है, बिकॉज मुझे लगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन तुझे कोई मार ही नहीं सकता, जिस दिन तू मर गया उस दिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी इज पॉसिबल। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो अर्जुन, मरता तो कुछ है ही नहीं इस जगत में, ये शरीर नहीं है, ये कपड़ा है। आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है, जो ऐसा ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि ये शरीर क्या है, ऊर्जा है। हमें तो अभी पता चला है कि सब कुछ ऊर्जा है, नहीं तो हम तो पदार्थ की अवस्थाएं समझते थे।
हम तो निर्जीव समझते थे, आज निर्जीव कुछ नहीं है, पंखा, दीवाल में सब आप क्या है, ऊर्जा है। और भगवान कृष्ण को यह चीज पहले ही पता थी। हमने ब्लैक होल खोज लिया, व्हाइट होल नहीं खोजा है, ग्रह कहीं से निकल भी तो रहे होंगे। हमने ऐसी चीज खोज ली है जिसको वैज्ञानिक कहते हैं इट इज अ मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां जाता है तो कुछ वापस नहीं आता, इवन आप उसे देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखने का सिद्धांत क्या है, रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। अगर मेरी रे गई किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होके वापस आएगी तभी तो मैं देखूंगा, लेकिन वहां से तो कुछ आता नहीं है, तो उस रीजन को देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन व्हाइट होल की भी चर्चा भगवान कृष्ण ने की थी। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था तो उन्होंने दिखाया था, देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, संघार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। एक मुंह था जो उत्पादन का काम कर रहा था, ग्रह नक्षत्र पृथ्वी जैसे कितने ग्रह उससे निकल रहे थे, जीव अजीव सब, और एक मुंह था जिसमें कि सब मरने के बाद समा रहे थे। तो वो ब्लैक होल तो आपने खोज लिया, लेकिन उसको देखा भी नहीं जा सकता। एक व्हाइट होल भी है जिसको आप अभी खोज नहीं पाए हैं। तो इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ व्यक्ति गीता जैसा उद्बोधन देता है और बांसुरी बजाता है। बांसुरी कौन बजा सकता है? बांसुरी किसका प्रतीक है, गाना किसका प्रतीक है? जब आप मस्ती में होते हैं तभी तो गाते हैं। और अगर आप भयानक टेंशन में हो, मौत का खतरा हो, आपके माँ बाप जेल में बंद हो, आप बांसुरी बजा पाएंगे, ढोलक बजा पाएंगे, भजन गा पाएंगे, गाना गा पाएंगे? लेकिन वो बंदा फिर भी चैन की बांसुरी बजाता है। तो आप देखिए वो कैसे योद्धा बन के नहीं निकलेगा, कैसे अफसर बन के नहीं निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? परिस्थितियों में जैसा हम परफॉर्म करते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो मुसीबत में हम कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, यह हमारी सफलता को एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में निर्धारित करेगा। मान लिया हम बाइक से जा रहे हैं, हमने किसी को टक्कर मार दी और वो बेचारा उछल के गिरा है, करा रहा है, घायल पड़ा हुआ है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? 90% लोग तो भाग जाएंगे वहां से, केवल 1% लोग हैं जो रुकेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, इलाज का भी खर्चा देंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ मानवता शेष होती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी शेष रहती हैं। एक ही होता है ना 100 में से, हम लोग भागेंगे नहीं भागेंगे आप लोग? अरे कहीं पुलिस का चक्कर पड़ जाए, पब्लिक की पकड़ के कूट दे, क्या हो सकता है पता नहीं। हम क्या करेंगे, उस स्पॉट को छोड़ के भागना चाहेंगे, लेकिन एक बंदा है जो रुकेगा, इसीलिए 100 में से वो एक बंदा ही ऑफिसर बन पाता है। तो अफसर बनने के लिए अदम्य साहस चाहिए, चट्टान जैसी सहनशीलता चाहिए, जोश चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, स्टेमिना चाहिए, इनिशिएटिव लेने की प्रवृत्ति चाहिए। इन स्टेप्स को हर कोई नहीं ले सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन असेसिंग पर्सनैलिटी, मेंटल एजिलिटी एंड बिहेवियर एट्रीब्यूट्स। आपका बिहेवियर कैसा है, इसका सारा कुछ हमारा साइकोलॉजिस्ट से पता चल जाता है। ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा बिहेवियर है उसका पता हमें ग्रुप डिस्कशन से चल जाता है, और ग्रुप में बहुत सारे टास्क भी होते हैं जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी पे हम चलेंगे। हाँ बच्चों, इसके बाद आते हैं ग्रुप टास्क पे। ओवरव्यू ऑफ द ग्रुप टास्क। देखिए इसमें आपकी टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं। टीम वर्क का मतलब तुम टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, और लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर हैं या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए ग्रुप टास्क होते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी जिसको बोलते हैं, हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं आईओ जिसको बोल सकते हैं, और कमांड टास्क होते हैं। ये ऐसे टास्क हैं जो कि चेक करते हैं कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, आप ग्रुप में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं, आप ग्रुप के मेंबर्स के साथ अपने बिहेवियर को कोलैबोरेट कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पीपीटी में हम चलेंगे। इंटरव्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू इन द एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस। रोल ऑफ द इंटरव्यू पैनल असेसिंग कैंडिडेट सुटेबिलिटी, वो देखते हैं कि कैंडिडेट इसके लिए सुटेबल है या नहीं। दूसरा, एरियाज ऑफ इवेल्युएशन ड्यूरिंग इंटरव्यूज, नॉलेज, एस्पिरेशन एंड पर्सनैलिटी, इन चीजों को यहां पर चेक किया जाता है। इसके बाद होता है फाइनल कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइनल कॉन्फ्रेंस स्टेज। कॉन्फ्रेंस जो भी असेसमेंट होता है आपकी सारी स्टेजेस पे, जिसमें कि आपके मनसा, जो मन के अंदर साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, वाचा जो आप बोलते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में, लेक्चरेट में, और आप करते हैं, ये जो भी कॉम्प्रेहेंसिव आपका 5 दिन का असेसमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर
हम क्या करते हैं, फाइनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए या आपका रिजेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन रिजेक्शन इन्हीं स्टेज की परफॉर्मेंस पर हो जाता है, लेकिन कभी कभी प्रेसिडेंट को अगर कुछ लगता है कि हाँ भाई कुछ और भी चीजें इससे पूछी जानी चाहिए, तो वो उन चीजों को पूछता है और आप जैसा परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से भी वो डिसाइड करता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं। इसके बाद हम आएंगे रिकमेंडेशंस एंड ट्रेनिंग पर। इंफॉर्मेशन ऑन रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो बच्चे स्क्रीनिंग यानी कि कॉन्फ्रेंस में इन हो जाते हैं, 5वें दिन सारी स्टेजेस को क्लियर कर लेते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लगभग अगले 3 और 4 दिन तक वो चलता है। इसके बाद ट्रेनिंग एट द रिस्पेक्टिव एकेडमीज, आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पहले एनडीए भेजा जाता है, उसके बाद जैसा भी आपका जो भी ट्रेड होता है उसके बाद आपकी ट्रेड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसमें हमें जोर कहां पे देना है, डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री स्किल्स, यानी कि मिलिट्री स्किल्स के डेवलपमेंट की और लीडरशिप एबिलिटीज की जो ट्रेनिंग है वो आपकी होनी चाहिए। दूसरा चीज, ऐसी क्वालिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट? अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप करें कि मिलिट्री स्किल्स क्या होती हैं और लीडरशिप एबिलिटीज क्या होती हैं, आप लीड कर सकते हैं या नहीं, इनिशिएटिव ले सकते हैं या नहीं। ये वही गुण हैं जो लिखे हुए हैं 15 अफसर लाइक क्वालिटीज, जो कि एक लीडरशिप एबिलिटीज के लिए होने चाहिए और इनके डेवलपमेंट के जो मिलिट्री स्किल्स की डेवलपमेंट है उनके लिए जरूरी है। तो ये 15 अफसर लाइक क्वालिटीज छांट के वही बनाई गई हैं जिनमें माइंड, गट्स, हर्ट और लिम्स, इन चारों फैक्टर्स को टेस्ट किया जाता है। एंड कमिंग ऑन द फाइनल कंक्लूजन, तो मैंने आपको बताया, रिकैप में बता देता हूं, इट इज ऑल अबाउट द 15 अफसर लाइक क्वालिटीज। और ये प्रोसेस 3 चीजों पर टिकी हुई है, जो मन के अंदर चलता है यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आप बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड लेक्चरेट, और जो आप करते हैं जो जीटीयू टास्क होते हैं। इसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स मेरा ये है कि आप अभी से अपने बिहेवियर में परिवर्तन शुरू कर दीजिए। आपके जो रिस्पॉन्स हैं, अपने फ्रेंड के प्रति कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, टीचर को कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, माता पिता को आप कोई जवाब देते हैं, तो उस जवाब का थोड़ा सा आकलन करें, रुकें और फिर सोचें, अगर मैं ऐसा जवाब दूंगा तो इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है या परिलक्षित हो रही है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वालिटी है जो उस रिस्पॉन्स से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली आप वो जवाब दे सकते हैं, वो जवाब आपका सही है। कोई भी जवाब दें, चाहे वो आप मुझसे क्वेश्चन करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन से करें, कैसे भी करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, टीम बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर थोड़ा सा आप अपनाएं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें, तो दैट विल बी द बेटर थिंग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो दिस वॉज द सेकेंड क्लास अबाउट द introduction to SSB tests, right? Tomorrow I will take some more sessions about it. Okay? Thank you.